जब भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो हम सबके दिमाग में हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जैसे नाम आते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आज से करीब 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो शायद इन सबसे कहीं ज्यादा आगे थी। चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी को जानते हैं। सुनने में शायद बहुत बड़ा दावा लगे, लेकिन जब हम नालंदा के बारे में जानना शुरू करते हैं तो ये सवाल अपने आप जवाब में बदलने लगता है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान का एक ऐसा इकोसिस्टम था जिसकी बराबरी करना आज भी लगभग नामुमकिन है। जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 20%। इसका मतलब यह है कि नालंदा में एडमिशन लेने वाले हर 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही अंदर जा पाते थे। सोचिए, ये आज की टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा मुश्किल था। और ये कोई आजकल की तरह रिटन एग्जाम नहीं था। नहीं, एडमिशन टेस्ट होता था गेट पर, एक लाइव डिबेट के रूप में। और ये टेस्ट लेते कौन थे? गेट पर मौजूद द्वारपाल। और वो कोई साधारण गार्ड नहीं, बल्कि खुद में बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। अगर आप उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो आपको गेट से ही वापस भेज दिया जाता था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये सब कहाँ हो रहा था? किसी ग्रीस या रोम में नहीं, बल्कि भारत के बिहार में। हाँ, वही बिहार जो आज दुर्भाग्य से देश में सबसे कम लिटरेसी रेट के लिए जाना जाता है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर नालंदा इतना महान था तो फिर हुआ क्या? ज्ञान का इतना बड़ा समंदर इतिहास की धूल में हमेशा के लिए कैसे खो गया? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर नालंदा में ऐसा क्या था जो उसे इतना रेवोल्यूशनरी बनाता था। ये सिर्फ एक पढ़ने पढ़ाने की जगह नहीं थी, ये एजुकेशन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया था। उस जमाने में यहाँ 20 से भी ज्यादा अलग अलग देशों से लगभग 10,000 छात्र एक साथ पढ़ा करते थे। ये एक तरह का ग्लोबल नॉलेज हब था जो दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स को अपनी तरफ खींचता था। और उन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 टीचर्स थे। जरा सोचिए, हर 6 या 7 छात्रों पर एक गुरु, मतलब हर स्टूडेंट पर पर्सनल अटेंशन दिया जाता था। हर किसी के पास एक मेंटोर था। यहाँ सब्जेक्ट्स की कोई बाउंड्री नहीं थी। एक स्टूडेंट सुबह एस्ट्रोनॉमी पढ़ सकता था, दोपहर में मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकता था और शाम को फिलॉसफी पर जोरदार बहस। ज्ञान पर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। और यही थी नालंदा की असली ताकत। फोकस रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि सवाल पूछने पर था, डिबेट पर था। एजुकेशन का बेस ही क्रिटिकल थिंकिंग था। यहां सिखाया जाता था कि आइडियाज को चैलेंज कैसे करना है, सिर्फ उन्हें दोहराना नहीं। और नालंदा का दिल वो थी उसकी लाइब्रेरी। कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक 9 मंजिला इमारत, ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड। इसमें इतनी किताबें और हाथ से लिखी पांडुलिपियां थीं कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी उन्हें पढ़ नहीं सकता था। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये अनोखा सिस्टम असल में काम कैसे करता था। ये तुलना ही सब कुछ साफ कर देती है। जहां आज की एजुकेशन अक्सर टॉपर्स पर फोकस करती है, वहीं नालंदा का मकसद हर छात्र की कमजोरी को उसकी ताकत में बदलना था। कितना अलग और कितना आगे का नजरिया था, है ना? देखिए, नालंदा कोई एक दिन में नहीं बना था। इसके पीछे 700 सालों का एक सुनहरा दौर था जिसने इसे ज्ञान का एक ऐसा प्रतीक बना दिया जो आज भी चमकता है। इसका नाम ही इसका मिशन था, ना आलम दा, यानी ज्ञान का वो प्रवाह जो कभी न रुके। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक वादा था। इसे 5वीं सदी में सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, लेकिन ये जगह उससे भी बहुत पुरानी थी। कहते हैं कि स्वयं बुद्ध भी यहां आकर लोगों को ज्ञान दिया करते थे, तो इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। 1700 सालों की शानदार चमक के बाद एक ऐसा दिन आया जब ये रोशनी हमेशा के लिए बुझा दी गई। ये नालंदा की कहानी का सबसे दुखद और सबसे काला अध्याय है। कहानी कुछ यूं है कि 12वीं सदी में एक तुर्की जनरल था, बख्तियार खिलजी। वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। जब उसके सारे हकीम और डॉक्टर फेल हो गए तो नालंदा के एक आयुर्वेदाचार्य को बुलाया गया। आचार्य ने खिलजी की कुरान के पन्नों पर एक दवा लगा दी और जैसे जैसे खिलजी उसे पढ़ता गया वो चमत्कारिक रूप से ठीक होता गया। लेकिन इस चमत्कार ने खिलजी के मन में सम्मान नहीं बल्कि भयानक जलन पैदा की। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि किसी और का ज्ञान उसके लोगों से बेहतर कैसे हो सकता है, और इसी गुस्से और ईर्ष्या में उसने नालंदा को ही मिटा देने का हुक्म दे दिया। उस एक विनाशकारी फैसले के बाद नालंदा की महान लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया और कहते हैं कि ये आग 3 महीने तक चलती रही, मानव इतिहास के सदियों के ज्ञान को धुएं में उड़ाती रही। सब कुछ खत्म हो गया।
विद्वानों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, किताबें जलकर राख हो गईं और नालंदा का नामो निशान मिटा दिया गया। दुनिया ने इस महान यूनिवर्सिटी को सदियों तक के लिए भुला दिया, जैसे कि ये कभी थी ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, राख के नीचे एक विचार अभी भी जिंदा था, जो बस फिर से जागने का इंतजार कर रहा था। लगभग 600 साल बाद 1812 में एक ब्रिटिश सर्वेक्षक ने इसके खंडहरों को फिर से खोजा और फिर 2010 में भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने के लिए एक एक्ट पास किया और 2024 में एक नए और आधुनिक कैंपस का उद्घाटन किया गया। हाँ, ये सच है कि जो ज्ञान जल गया वो हमेशा के लिए खो गया है। उन जली हुई पांडुलिपियों को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये नई यूनिवर्सिटी इस बात का एक शक्तिशाली प्रतीक है कि नालंदा का आइडिया, उसकी आत्मा विनाश के सामने भी जिंदा रह सकती है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। नालंदा की कहानी हमें यही सिखाती है कि आप एक यूनिवर्सिटी को तबाह कर सकते हैं, आप किताबों को जला सकते हैं, लेकिन ज्ञान की खोज और सीखने की जो इच्छा है, उस विचार को कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता।